सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस सेशंस में हम लोग ने देख लिया था बस आर्किटेक्चर के बारे में, साथ ही साथ हम लोग ने देखा था उसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन का मतलब इन द सेंस आप अगर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हो तो आर्बिट्रेशन की भी बात करोगे, यानी कि डेटा को जो कैरी करेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने डेटा को फ्लो करा सकते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं। सो आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कंस्ट्रक्ट करने की, यानी कि बस को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। सो दो पार्ट है बेसिकली बस को डिजाइन करने के लिए। सो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा नॉर्मली रजिस्टर और मल्टीप्लेक्सर का यूज करके, और सेकंड वन पार्ट जो होता है वो हमारा होता है आपका ट्राई स्टेट बफर का, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स का क्या यूज है हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, और साथ ही साथ हम देखेंगे अपने डेटा को कैसे हम फ्लो करा सकते हैं, यानी कि मेमोरी ट्रांसफर की बात, यानी कि एक मेमोरी का रेफरेंस लेके हम दूसरी मेमोरी में कैसे डेटा को फ्लो कराते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें अगर बस कंस्ट्रक्शंस की, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि यार कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं, जिसका यूज होना है वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो प्रोसेसर का पार्ट है बेसिकली, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट होता है। ठीक, दूसरी चीज ये सीपीयू के काफी करीब रहता है, ठीक है, जिससे सीपीयू की स्पीड को क्या बनाता है, फास्ट बनाता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोसेसर का यूज क्या है, तो बेसिकली प्रोसेसर का यूज डेटा को स्टोरेज करने के लिए, स्टोरेज डिवाइस है एक तरीके की। हालांकि मेमोरी भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन रजिस्टर क्या है, स्मॉल बिट कंटेन करता है, जबकि मेमोरी हमारे दो पार्टीशन कर देते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो ये दो तरीके के स्टोरेज डिवाइस क्रिएट करता है, ठीक है। सो इसमें जो रजिस्टर की बात करते हैं तो 8 बिट स्टोरेज डिवाइस है। इसमें इनपुट चाहे ले लो चाहे आउटपुट ले लो, तो ये सारे दोनों बिटें आपके 8 बिट कंटेन करती हैं, ठीक है। सो ऐसे ही मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मेनी इनपुट्स वन आउटपुट्स लेता है, ठीक है। सो इसको देख लेते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने बस को। तो आई थिंक आपको पता भी होगा कि ये कुछ आपका डायग्राम है। सबसे पहले हमने क्या किया है, चार रजिस्टर को ले रखा है, ठीक है। अपने डेटा में चार रजिस्टर है जो चार इनपुट का काम कर रही है, रजिस्टर ए बी सी डी, ये चार रजिस्टर है, ठीक है। इन चार रजिस्टर में हमने कुछ इनपुट्स दे रखे हैं। अगर ए रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हमने इनपुट पिन दिया है 0 1 2 3, यानी कि A0 A1 A2 एंड A3। ठीक सेम इट इज बी रजिस्टर की बात करें तो हमने दिया है B0 B1 B2 B3। सेम इट इज सी रजिस्टर की बात करें तो हमने दिया है C0 C1 C2 C3। सेम इट इज डी रजिस्टर की बात करें तो हमने दिया है D0 D1 D2 एंड D3, ठीक है। सो इसके बाद अगर बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की, तो मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर मेन इनपुट्स वन आउटपुट्स का रोल कर रहा है, यानी कि काफी सारे इनपुट्स ले रहा है और एक आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो इनपुट्स कैसे ले रहा है, सपोज दैट हमने 4x1 का मल्टीप्लेक्सर डिजाइन किया। अब 4x1 में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि 4 क्या है और 1 क्या है। जैसा हमारी डेफिनेशन कह रही है कि मेनी इनपुट्स, यानी कि 4 हमारे क्या होंगे, इनपुट्स होंगे, और 1 आउटपुट, यानी कि 1 क्या होगा, एज ए आउटपुट होगा ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर में एक चीज और याद रखनी है, मल्टीप्लेक्सर में हमेशा सिलेक्शन लाइन यूज होती है, ठीक है। सिलेक्शन लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब भाई सिलेक्शन लाइन को फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर n का एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। जितना भी कंस्ट्रक्शन करना हो, जितने भी बिट्स गिवन हो, उसकी 2 की पावर n कर दो। सपोज दैट अगर हमारे पास 4x1 की है, यानी कि 4x1 में 4 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन निकाल सकते हैं। तो 4 इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। सो अगर 4 का हम स्क्वायर करें, 2 की पावर 2 करेंगे, तो n इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अगर हम यही चीज 8x1 करते,
ठीक है, तो यानी कि 8 इनपुट होते, तो 8 इनपुट में नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन 3 हो जाती, क्योंकि 8 का क्या होता है 2 का क्यूब होता है, ठीक है, तो n इक्वल टू 3 हो जाता है। सिलेक्शन लाइन करती क्या है, सिलेक्शन लाइन बेसिकली हमारी बिट्स को सिलेक्ट करती है। अगर हम 2 बिट की बात करते हैं तो 0 1 0 0 1 0 1 1 ये बिट लेंगे। अगर हम 3 बिट की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा 0 to 7 तक, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, इस टाइप का हमारा ये कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे, कहाँ तक 1 1 1 तक, ठीक है। सो इस बिट से करेंगे क्या, आज जैसे ही हम S0 S1 में अगर वो बिट देते हैं तो वो मल्टीप्लेक्सर इनेबल हो जाएगा। इनेबल में अगर E की वैल्यू 0 हुई तब तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लेक्सर डीएक्टिवेट कंडीशन है। हम लोग यही तो देखते हैं, अगर 0 होता है तो ऑफ दे देते हैं, 1 होता है तो ऑन दे देते हैं। तो सेम इट इज, अगर हमने इनेबल 1 कर रखा है और सिलेक्शन बिट 0 0 दे रखी है, तो यानी जो भी इसमें मल्टीप्लेक्सर 0 में होगा वही आपका आउटपुट हो जाएगा, और वो जो आउटपुट निकलेगा वो 4 कॉमन बस का निकलेगा, ठीक है। वही कॉमन बस आपकी वापस से कहाँ जाएगी, ट्रांसफर होके किसी भी डेस्टिनेशन रजिस्टर में जिसमें आप चाहते हो। अगर 0 कर रहे हो तो रजिस्टर ए में चला जाएगा, अगर 0 1 कर रहे हो तो बी में चला जाएगा, 1 0 कर रहे हो तो रजिस्टर सी में चला जाएगा, 1 1 कर रहे हो तो रजिस्टर डी में चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कनेक्टिविटी की। सो कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, कनेक्टिविटी का भी फंडा ऐसा है कुछ कि अगर हमने A0 A1 A2 A3 ये लिए रखा है रजिस्टर A के, रजिस्टर B का B0 B1 B2 B3 ले रखा है, C का रजिस्टर C0 C1 C2 C3 और D0 D1 D2 D3 ये हमने कंसीडर कर रखे। अब इनकी कनेक्टिविटी हमें मल्टीप्लेक्सर से देनी, तो मल्टीप्लेक्सर को जब कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं तो हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एक मक्स को हमने 0 बना दिया, यानी कि अब हम ये चाह रहे हैं कि इस पूरे मक्स में, इस पूरे वाले मक्स में सिर्फ 0 के एलिमेंट एंटर करें, ठीक। अब ऐसे ही 4 क्रॉस 1 का अगर हमने 1, इस मक्स जो नेक्स्ट वाली मक्स है उसको हमने पूरा 1 बना दिया, यानी कि इसमें सिर्फ 1 वाले एलिमेंट एंटर करें। ऐसे ही हमने यहाँ पे 2 का एलिमेंट एंटर करा दिया, यानी कि इसमें सिर्फ 2 वाले एलिमेंट एंटर करें, यानी कि जिसकी वैल्यू A2 हो B2 हो C2 हो D2 हो, इस टाइप की। ऐसे ही यहाँ पे हमने 3 वाला एंटर करा दिया। तो सपोज दैट अगर 0 के इंटर की कनेक्टिविटी की बात होगी तो रजिस्टर A से क्या निकलेगा, सिर्फ 0 वाला पार्ट निकलेगा, और नेक्स्ट वाली पिन के लिए क्या ऐड होगा, B0 वाला, नेक्स्ट वाली पिन के लिए C0 वाला, और नेक्स्ट वाली पिन के लिए D0 वाला। यानी कि ये जो 4 क्रॉस 1 है ये मल्टीप्लेक्सर 0 के सारे एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या बना रखा है, मक्स 0। अब बात करते हैं 1 की। सो मल्टीप्लेक्सर 1 में सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ 1 वाले पार्ट होंगे, तो रजिस्टर A से क्या निकला, A1, B से क्या निकला, B1, C से क्या निकला, C1, D से क्या निकला, D1। तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, आपका 1 का होगा, यानी कि मक्स 1 हमने कंसीडर कर ली। अब सपोज दैट मक्स 2 हमने बोल दिया, तो मक्स 2 में क्या होगा, सिर्फ 2 के एलिमेंट होंगे, यानी कि A2 B2 C2 एंड D2। और लास्ट वाला आप जैसा देख रहे होगे स्क्रीन पर कि हमने क्या किया, इसमें 3 का एलिमेंट कंसीडर किया। तो देखो यहाँ से 3 एलिमेंट सप्लाई हुआ है रजिस्टर ए से, ठीक है, 0 पे कनेक्ट हुआ, यहाँ B वाला 3 से गया 1 पे कनेक्ट हुआ, 3 वाला 2 से कनेक्ट हुआ, ठीक है, और लास्ट में D वाला 3 से कनेक्ट हुआ, यानी कि A3 B3 C3 एंड D3। अब बात करते हैं कैसे इनपुट प्रोवाइड होते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन लाइन से ही इनपुट देंगे। सिलेक्शन लाइन का मतलब मैंने फिर भी बताया है कि कौन सी बिट, यानी कौन सी मल्टीप्लेक्सर आप इनेबल करना चाहते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर कंसिडर करेंगे, यानी कि जो बिट हम इनपुट देंगे वो मल्टीप्लेक्सर आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है, और उससे क्या निकलेगा, उससे आपके आउटपुट्स निकलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो आपने दिया, मान लो सपोज दैट 0 0, तो ये 0 0 जैसे ही आपने इनपुट दिया तो मक्स कौन सी इनेबल होगी, मक्स 0। तो जो भी उसमें इनपुट हुआ होगा वो सारी क्या निकल जाएंगे, आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 0 1 करेंगे तो 0 1 वाला एक्टिवेट हो जाएगा, 1 0 करेंगे तो 2 वाला एक्टिवेट हो जाएगा, 1 1 करेंगे तो 3 वाला एक्टिवेट हो जाएगा।
तो जैसे ये मल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होगा तो जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वापस से क्या होगी, कॉमन बस का मतलब हो गया सिस्टम बस के थ्रू ट्रेवल करेगी। अब ये ट्रेवल करने के बाद अगेन हम क्या करते थे, इसको वापस से किसी डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर कराते थे। अब डेस्टिनेशन रजिस्टर में ये डिपेंड करता था डिकोडर, कि डिकोडर के थ्रू हम क्या करते थे, कोई सिलेक्शन बिट लेते थे कि किस सिलेक्शन बिट में हम डेटा को स्टोर करा रहे हैं। तो इसमें हमने सिलेक्शन बिट नहीं ली है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ए में स्टोर करा सकते हैं या बी में करा सकते हैं, सी में करा सकते हैं या डी में करा सकते हैं। तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन हुआ आपका रजिस्टर के थ्रू या मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कंस्ट्रक्ट का बस डिजाइन, या पूछा जा सकता है कॉमन बस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अगर कॉमन बस सिस्टम पूछा गया तो ध्यान रखिएगा मार्क्स का थोड़ा सा डाइवर्जन रहेगा। मार्क्स अगर 2 मार्क्स में आया है कॉमन बस सिस्टम क्या होता है, तो आपको सिर्फ सिंपल सिस्टम बस के बारे में बताना है, सिस्टम बस के अंदर कौन कौन सी बसें आती है वो बताना। अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है या 7 मार्क्स में, तब कॉमन बस का यूज भी बताना है कि कैसे हम अपना रजिस्टर और मल्टीप्लेक्सर का यूज करके अपनी बस डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब आप ये पूरा डायग्राम बनाओगे। सो ये चीज आपको क्लियर है सभी को, बस डिजाइन ये पार्ट। ओके ओके, थैंक यू बेटा। सो नेक्स्ट बात करते हैं आप, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट की। अब बात करते हैं रजिस्टर की। तो रजिस्टर में भी डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। ठीक है, मैं कैटेगरीज बता देता हूँ, ऑलरेडी आपको पता ही होगा। सबसे पहले बात होती है डेटा रजिस्टर्स की। ठीक है, डेटा रजिस्टर का काम क्या होता है, डेटा को कंटेन करना। ठीक है, फिर बात होती है एड्रेस रजिस्टर की, एआर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक टर्म में एआर लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या करता है, कैरी करता है एड्रेस को, यानी कि जो भी हमारे डेटा का एड्रेस होगा उसे स्टोर करेगा। ठीक है, एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसमें हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन को कैरी करते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोग्राम काउंटर जिसमें हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को फैच करते हैं। एक होता है इनपुट रजिस्टर जो कि इनपुट डेटा को कैरी करता है, उसका जो डेटा साइज होता है वो 8 बिट का होता है। एक होता है आउटपुट रजिस्टर जो आउटपुट डेटा को कैरी करता है या स्टोर करता है, जिसका साइज होता है 8 बिट। ठीक है, बाकी का जो साइज है डेटा रजिस्टर की बात करें या एड्रेस रजिस्टर की बात करें, वो डिपेंड करेगा मेमोरी की साइज पर। जितना मेमोरी होगी उसके साइज पे उतने हम बिट लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट कहे तो 16 बिट का होती है। ठीक है, सो ये आपका हो गया डेटा रजिस्टर का साइज, और एड्रेस का हो गया 12 बिट का। ठीक है, तो ये डिपेंड फिर से मैं कह रहा हूँ मेमोरी की साइज पे करेगा। जैसे मेमोरी साइज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम डेटा रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर भी हो गया। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका दूसरा जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, यानी कि बस डिजाइन जिसे कहते हैं, या अलग से शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 स्टेट का यूज हुआ। ठीक है, तो 3 स्टेट का तो यूज हुआ, तो 3 स्टेट कैसी कौन कौन सी स्टेट यूज हुई ये अभी हम लोग देखेंगे। और उससे पहले एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं। जैसे ही आप ये आरटीएल के बारे में पढ़ोगे, आरटीएल का मतलब होता है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, यानी कि रजिस्टर से जो डेटा उठा वो मल्टीप्लेक्सर में गया, मल्टीप्लेक्सर से अगेन क्या हुआ, वापस रजिस्टर में आया। ठीक है, रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रेवल करना हमारा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कई तरीके के माइक्रो ऑपरेशंस लग सकते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस का मतलब हो गया जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी डेटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो इसका ट्रुथ टेबल अगर बनी, अगर हमें ट्रुथ टेबल बनानी हुई तो किस टाइप में बनाएंगे, तो कुछ इस टाइप में बनाएंगे। देख लो कि अगर हमारा सिलेक्शन लाइन S1 S2 0 0 हम प्रोवाइड कराते हैं तो हमें क्या रजिस्टर मिलेगा, ए रजिस्टर मिलेगा। जैसा मैंने बताया था कि 0 0 पे कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, ए। 0 1 पे क्या हो जाएगा, बी। 1 0 पे क्या हो जाएगा, सी। 1 1 पे क्या हो जाएगा, डी। जैसे ही हमने सिलेक्शन लाइन 0 0 दी तो हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, सिलेक्शन लाइन 0 0 वाला जो डेटा उठेगा
जो 4 कॉमन बस बनेगी वो सीधे रजिस्टर ए में हम ट्रांसफर कर देंगे। 0 1 अगर हमने दिया तो वो क्या होगा, कैरी कर लेगा बी में चला जाएगा। ऐसे ही 1 0 हमने कैरी किया तो क्या होगा, कैरी करके सी में चला जाएगा। ऐसे ही हमने 1 1 दिया तो लास्ट वाला डेटा कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारी ट्रुथ टेबल। अब हम बात कर रहे थे ट्राई स्टेट की, तो ट्राई स्टेट में मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट होती हैं ट्राई स्टेट की, ठीक है। सो 3 स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं हमारी, एक हो सकती है इनपुट, दूसरी हो सकती है आउटपुट, और तीसरी हो सकती है कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल में हम 2 चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है हाई कंट्रोल, एक होता है लो कंट्रोल। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। 3 ट्राई स्टेट नाम ही पड़ा, 3 स्टेट का यूज करना, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोलिंग में ही सारी चीजें, अगर हमने कंट्रोल को हाई कर दिया तो क्या वैल्यू रखनी है, और अगर उसे लो कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि करंट फ्लो की बात हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ बफर की बात हो रही है। बफर का काम क्या होता है, बफर का काम ये होता है अगर आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो तो वही आपको आउटपुट मिलेगा। इन द सेंस अगर कोई कंट्रोल बफर में चेंज ना किया हो तब, ठीक है। अगर कहीं चेंज करोगे तो जो भी इनपुट दो तो हो सकता है वो आउटपुट ना मिले, तो ये ट्राई स्टेट बफर में यूज होता है। अब आया क्यों, देखो पुराने वाले बस डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से डेटा ट्रांसफर हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन और उसे एफिशिएंट बनाने के लिए हमने एक और डिजाइन किया जिसे हमने दे दिया ट्राई स्टेट बफर का नाम, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे वर्क करता है ये। ओके, सो यहाँ पर देखो एक एक्स है, एक जेड है और एक सी आपका कंट्रोल बफर है। तो यहाँ पर जो भी होगा, अगर हम इसको एक्टिव हाई लेते हैं यानी कि सी की वैल्यू 1 करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। तो सी की वैल्यू अगर 1 करेंगे इसको, यानी कि हम इस सिर्फ सिंगल पैरामीटर पे काम कर रहे हैं सी की वैल्यू पर, ठीक है। तो सी की वैल्यू अगर 1 करें तो क्या होगा, ये 1 करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 दी तो z की वैल्यू भी हमें 1 ही मिलेगी क्योंकि ये बफर हो जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 0 दी तो z की वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी, यानी कि जो भी इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा। किस केस में, जब हमारा ये केस एक्टिव हाई रहे, यानी कि c की वैल्यू क्या हो, 1 हो, ठीक है। ये चीज क्लियर, यानी कि इनपुट की वैल्यू आउटपुट के इक्वल हो, यानी कि जेड की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी एक्स के। अब चेंज कहाँ आता है, चेंज आपका आता है जब ये एक्टिव लो हो, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लग जाता है सी के साथ, ठीक है। तो वो देख लेते हैं वो कैसे होता है, कुछ इस टाइप में होता है। सी के साथ देखो यहाँ पे एक मैंने डॉट लगाया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के लिए एक हमेशा से ध्यान रखिएगा कि बार का यूज कर सकते हैं ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी अल्फाबेट के ऊपर आप बार लगा दो, डैश लगा दो, या आपके थोड़ा सा डॉट लगा दो, तो वो सारी चीजें क्या, सिंबल सिंबल रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक आपका कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब कोई भी करंट फ्लो करो, अब यहाँ पे 0 करोगे अगर फ्लो, मान लो सपोज दैट सी में 0 वैल्यू थी, तो यहाँ पे तो चेंज हो जाएगी ना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगी। तो यानी कि x की वैल्यू जो भी हम फ्लो कराएंगे वो क्या होगी, आउटपुट के इक्वल नहीं होगी। तो ये किस कंडीशन में हुआ, ये हुआ एक्टिव लो कंट्रोल में, जिसे हमने बोल दिया हाई इंपीडेंस, यानी कि हमारा करंट जो है, फ्लो है, वो क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा, वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि जब c की वैल्यू इक्वल 0 हो तो इनपुट नॉट इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने नीचे एलिब्रेट कर रखा है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखो मेन कंट्रोल लाइन होता है, ठीक है, या आप कंट्रोल बफर बोल सकते हो, कंट्रोल सिग्नल बोल सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप सी को बोल सकते हो। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, 3 कनेक्टेड स्टेट्स होती हैं, जिसमें हमने ले लिया सी की वैल्यू अगर 1 है तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट और जेड इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बात करें आगे लो की, तो लो कंट्रोल में क्या कहा मैंने, हाई इंपीडेंस होता है, यानी कि जो करंट है वो फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो यानी कि अब जो भी सी की वैल्यू 0 होगी तो इनपुट नॉट इक्वल टू आउटपुट होगा, और लो पावर सप्लाई होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कॉर्नर पे आपको ट्रुथ टेबल दिख रही होगी,
तो बहुत अच्छे से समझिएगा और क्लियर भी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर हमने क्या कहा था कि एक्टिव हाई और एक्टिव लो दो की बात की थी, तो एक्टिव हाई की पहले हम बात करते हैं, सी की वैल्यू 1 1 रखी पहले, ठीक है, दोनों केस में एक्टिव हाई है। अब यहाँ पे इनपुट जो भी देंगे वही आउटपुट आएगा, तो इनपुट अगर 0 दिया तो आउटपुट 0, इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 1 आएगा। अब बात करते हैं एक्टिव लो की, यानी कि 0 0 रखा, तो यहाँ पर जो भी इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट के इक्वल नहीं हो रहा, तो इसलिए 0 और आउटपुट क्या था Z, 1 दिया तो आउटपुट क्या है Z, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है ट्राई स्टेट बफर या ट्राई स्टेट बस डिजाइन भी बोल सकते हैं। क्लियर है आप सभी को ये वाला मेथड? किसी को डाउट हो तो पूछे। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ूं। पल्लवी, प्रियंका, पल्लवी क्लियर है बेटा? ओके। मासूम, मासूम, हर्षित, हर्षित, ओके ओके। सो नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं मेमोरी ट्रांसफर की। सो मेमोरी ट्रांसफर कैसे होता है इसे हम थोड़ा ऑफिस में समझते हैं कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। ओके। सो मेमोरी की बात अगर करते हैं हम बेटा, तो मेमोरी ट्रांसफर में क्या होता है कि आपका दो रेफरेंस होती है। पहली चीज होती है एक एम, जहां पे डेटा को हम स्टोर कराएं, ठीक है, और दूसरी एक एम होती है जहां से डेटा फ्लो होता है, ठीक है। अब ये दूसरा एम क्या है या मेमोरी ये क्या है डेटा स्टोर, तो उसे हम थोड़ा सा एक लॉजिक ऑपरेशन से समझते हैं कि कुछ सपोज दैट 3 + 4 है, ठीक है।
सो 3+4 सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शनल यूनिट अगर आपको ध्यान हो तो इनपुट यूनिट होती है, ठीक है। इनपुट यूनिट में क्या होता है कि हम 3,4 क्या करते हैं कि 3,4 आपका एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो क्या होगा, बाइनरी कोड में आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद आपका 3 और 4 में जैसे ही बाइनरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो अब वो क्या जाएगा, मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी होती है तो मेमोरी में जब आप स्टोर करोगे तो ये कुछ ना कुछ एड्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब एड्रेस क्रिएट करने के साथ साथ अपनी लोकेशन जब वो स्पेसिफाइड कर लेगा, यानी कि 3,4 जब ये स्पेसिफाइड हो गया, इसके बाद वो क्या करेगा, उस डेटा को पूरा पूरा प्रोसेसर के पास सेंड करेगा। अब प्रोसेसर के अंदर कंटेंट क्या होंगे, कंटेंट होंगे आपके ALU, CU। बट एक चीज और मैंने अभी मेंशन की थी, वो हमने की थी रजिस्टर का नाम, ठीक है। यानी कि रजिस्टर का एक यूज हमने यहाँ पे कर रखा है, तभी तो मैंने बोला था कि प्रोसेसर की स्पीड इसीलिए फास्ट होती है, ठीक है। सो ये जो डेटा हुआ, ये डेटा सीधे सीधे कहाँ पे सप्लाई करेगा, रजिस्टर के पास। जैसे ही रजिस्टर के पास डेटा पहुंचेगा वैसे ही रजिस्टर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन से, ठीक है। लॉजिक ऑपरेशन तो इसमें कुछ लग नहीं रहा, इसमें क्या लग रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन लग रहा है, यानी कि एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो ALU क्या करेगा, उसमें एडिशन परफॉर्म कर देगा, ठीक। लेकिन ALU भी क्या करेगा, ALU CU का वेट करेगा, क्यों, क्योंकि CU क्या करता है, पूरे प्रोसेसर को मैनेज करता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जब तक कि आप उसे रीड करोगे और राइट करोगे, ठीक है। इनपुट रीड करो चाहे आउटपुट रीड करो, चाहे इनपुट राइट करो चाहे आउटपुट राइट करो, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये कर रहा है कंट्रोल यूनिट। अगेन क्या करेगा कंट्रोल यूनिट, ALU को देगा, ALU क्या करेगा, वापस से रजिस्टर को ट्रांसफर करेगा उसका आउटपुट। अब आउटपुट करने के बाद, आउटपुट प्रोवाइड करने के बाद रजिस्टर वापस से किसे देगा, मेमोरी को, और मेमोरी से डेटा क्या होगा, वापस से जाएगा आउटपुट डिवाइस के पास, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस तक जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि रजिस्टर से मेमोरी ट्रांसफर हुए, तो यानी कि मेमोरी भी क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है, और रजिस्टर भी क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है। तो इसमें जो दो ऑपरेशन काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं रीड और राइट, ठीक है। तो डेटा रीड भी हो रहा है, डेटा राइट भी हो रहा है। हो सकता है रजिस्टर से डेटा फ्लो हो रहा हो सकता है मेमोरी से डेटा फ्लो हो सकता है मेमोरी से डेटा रीड हो सकता है मेमोरी से राइट हो रहा हो डेटा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाई, ये कहलाई मेमोरी ट्रांसफर। यानी कि हो सकता है रजिस्टर के थ्रू डेटा पूरा ट्रांसफर हो जाए पूरी मेमोरी में, और हो सकता है मेमोरी के ही थ्रू आपका ट्रांसफर हो जाए फिर से मेमोरी में। अब दूसरा जो मैंने बात कही मेमोरी की बात, तो वो आपने देखा था मैपिंग टेक्निक में, देखा था कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी दो थी, जब आपस में मैपिंग कर रही थी तो क्या कर रहा था, मेन मेमोरी का डेटा कैश मेमोरी में जा रहा था और कैश मेमोरी का डेटा कम्युनिकेट कर रहा था मेन मेमोरी से। तो कब कर रहा था, जब कैश मेमोरी में वो डेटा अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो ये चीजें कहलाती है हमारी मेमोरी ट्रांसफर। क्लियर है ये चीज, सभी को ये चीज क्लियर है? ओके, थैंक यू बेटा। सो थैंक यू बेटा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडीएफ में, पीडीएफ में क्या मेंशन है हम लोग देख लेते हैं। सो ये रजिस्टर की बात हो गई थी, मेमोरी ट्रांसफर तो देख लो, कंसीडर ए मेमोरी दैट रिसीव द एड्रेस फ्रॉम रजिस्टर कार्ड द एड्रेस रजिस्टर symbolic AR, the data are transferred to another register called data register symbolic by DR. The read operation can be started as follow. DR tends to MAR. This causes a transfer the content of data register to a memory word M selected by the address. Assume that the input data are in register R1 and the address is in AR. The write operation is as follow. MAR tends
to R1. This cause transfer information from R1 into memory word and selected by the address in here. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हो सकता है डेटा मेमोरी में ही ट्रांसफर हो सकता है रजिस्टर से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर हो सकता है प्रोसेसर से डेटा आपके मेमोरी में जा रहा हो। तो ये सारी टेक्निक क्या कहलाती है? मेमोरी ट्रांसफर। इसमें बेसिकली दो ऑपरेशन ही काम करते हैं, एक होता है रीड और दूसरा होता है राइट। तो इतनी चीज क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं? इन तीन टॉपिक में पहली चीज मैंने बताई थी बस डिजाइन, दूसरी मैंने बताई रजिस्टर के टाइप्स, ठीक है, क्या क्या कैटेगरी होती हैं, ठीक है, कैसे वर्क करता है रजिस्टर मक्स बस में डिजाइन करने के बाद, फिर तीसरी चीज मैंने बताई मेमोरी ट्रांसफर। इन तीनों टॉपिक में किसी को दिक्कत है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसे दिक्कत हो कुछ भी? ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा।